2002 में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक एसपी की पोस्टिंग होती है। सर्विस में उसे आए 10 साल हो चुके थे, लेकिन यहां आए अभी सिर्फ 15-16 दिन ही बीते थे। अफसर ने सूबे के एक मशहूर सांसद के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया। बात 7 साल पुरानी थी। इल्जाम था कि सांसद ने 1995 में गोरखपुर में धारा 144 लागू होने के बावजूद सभा आयोजित की, जो कि सरकारी नियमों का उल्लंघन था। इसी को लेकर एसपी ने सांसद पर 2002 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट माने रासुका की धाराएं लगानी चाहिए। इनके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है माने सांसद पर गिरफ्तारी की आंच आ सकती थी। अब जैसे ही एसपी ने इस कार्यवाही की शुरुआत की, दिल्ली तक हड़कंप मच गया। इतना कि केंद्र की वाजपेयी सरकार से लेकर राज्य की मायावती सरकार तक ने इस मामले को रफा दफा करने को कह दिया। लेकिन एसपी ने जैसे कार्यवाही करने की ठान ही रखी थी, उसने एनएसए के प्रावधान को वापस लेने से साफ मना कर दिया। इसके बाद वही हुआ जो नियमों को सख्ती से लागू कराने वाले नौकरशाहों के साथ अमूमन होता है। 2 दिन में ही अफसर का तबादला हो गया। अब तबादला तो हो गया, लेकिन नेताओं पर एक्शन लेने का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया था वो थमा नहीं। सांसद के बाद अब पुलिस कप्तान ने राज्य सरकार में एक मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार और घोटाले का केस दर्ज किया। इस मामले ने भी तूल पकड़ा और फिर इस अफसर की डेड एंड पोस्टिंग्स का दौर शुरू हुआ, जो कई कोर्ट केसेस और कई ट्रांसफर्स के बाद खत्म हुआ निलंबन पर। निलंबन भी एक ऐसे कारण से जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। हम जिस अफसर की कहानी सुना रहे हैं उनका नाम है पूर्व आईपीएस जसवीर सिंह, जिन्होंने एक वक्त योगी आदित्यनाथ पर रासुका लगाना चाहा और राजा भैया के खिलाफ घोटाले का केस दर्ज किया और तो और एक बार उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया। आईपीएस जसवीर सिंह क्यों इतने बड़े नेताओं से टक्कर लेते रहे? क्या इसलिए वो सस्पेंड होते रहे? उस इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि उसके बाद योगी सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया? पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। जसवीर सिंह की कहानी शुरू होती है पंजाब के होशियारपुर जिले से। पिता फौज में सिपाही थे, लेकिन सपना था कि बच्चे पढ़ लिख कर अफसर बने। हुआ भी ऐसा ही। खेत में फावड़ा चलाने वाले जसवीर ने कलम भी खूब चलाई। पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और 1991 में ग्रेजुएशन के बाद सिविल सेवा में हाथ आजमाया। तैयारी अच्छी थी तो पहले ही अटेम्प्ट में आईपीएस भी क्लियर हो गया। आईपीएस बन भी गए। काडर मिला उत्तर प्रदेश का। दुबला पतला लंबा शरीर, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और सिर पर पगड़ी। जसवीर सिंह की यह पहचान थी और थी एक सीख। क्या? यूट्यूब पर जसवीर सिंह के भ्रष्टाचार पर दिए एक भाषण में पता चलता है और वो खुद कहते हैं कि वो अपने पिता से एक सीख लेकर इस पुलिस की नौकरी में उतरे थे। क्या सीख थी? खेत में फावड़ा चलाना सिखाते वक्त पिता ने एक बार कहा था कि बेटा, जब अफसर बन जाओ तो याद रखना, गोली खा लेना लेकिन कभी रिश्वत मत खाना। इसी सीख के साथ उन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत की। साल 2007 में हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुई यशवंत राज की रिपोर्ट बताती है कि जसवीर को यूपी का आर्डर तो दिया गया, लेकिन वो पहले कभी भी यूपी नहीं आए थे, ना ही यहाँ की राजनीति और जमीनी हकीकत से वाकिफ थे। अपनी रिपोर्ट में यशवंत राज लिखते हैं कि अपने पहले ही पोस्टिंग में जब जसवीर एक प्रोबेशनर आईपीएस थे, तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे उन्हें एक और बड़ी सीख मिली। यूपी के बारे में एक और छवि उनके मन में बनी। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन ड्यूटी के दौरान एक बूढ़ी महिला पुलिस के पास शिकायत लेकर आई। मामला क्या था ये तो पूछा ही गया, लेकिन साथ ही उस इंस्पेक्टर ने जो उनकी शिकायत लिख रहा था पूछ लिया कि अम्मा, तुम्हारी जाति क्या है? जाति पूछे जाने वाली बात पर जसवीर चौंक गए। ये उनके लिए काफी नई बात थी और चौंकाने वाली तो थी ही। उन्होंने सब इंस्पेक्टर से पूछ भी लिया कि भैया, उसकी जाति से तुम्हें क्या लेना देना है? जवाब में जसवंत को एक और सीख मिल गई। सब इंस्पेक्टर ने कहा कि यूपी में पुलिसकर्मी अगर किसी व्यक्ति की जाति सही से नहीं लिखते या नहीं पहचानते तो उन्हें नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। इससे जसवीर को यह सीख मिली कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में जाति का सही रिकॉर्ड रखना कितना जरूरी है। बहरहाल सीख तो काफी ली, लेकिन शायद जसवीर प्रदेश के शासन और प्रशासन के बीच का समीकरण नहीं समझ पाए। बात 1996-97 की है। प्रदेश में मायावती की सरकार थी। उन दिनों मायावती सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही थी और इसके लिए प्रदेश में बाहुबलियों पर शिकंजा भी कसा जा रहा था।
उन दिनों अपनी ईमानदारी और प्रशासनिक पहल के लिए जसवीर सबकी नजरों में थे। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि बाहुबलियों पर शिकंजा कसने के लिए तैयार अफसरों की फहरिस्त में जसवीर सबसे अव्वल थे, इसलिए उन्हें प्रतापगढ़ जिले का पुलिस कप्तान बनाया गया। नौकरी पर आए जसवीर को अब करीब 5 साल हो चुके थे। जसवीर ने जल्द ही सिस्टम समझना और काम करना सीख लिया था। उन्होंने राजनीतिक दबाव में न झुकने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में अलग पहचान बना ली थी। मसलन मेरठ का त्यागी गैंग जसवीर की कार्रवाई के बाद गायब हो चुका था और ज्यादातर सदस्य पकड़े गया, मारे जा चुके थे। इस कार्रवाई के बाद उनका नाम मंत्री और राजनेताओं के बीच मशहूर हो गया। कई लोग उन्हें अपने इलाके में बुलाना चाहते थे क्राइम का खात्मा के लिए। अभी तक जसवीर खबरों में तो आ चुके थे, लेकिन उनके नाम से बड़ी सुर्खी नहीं बनी थी। लेकिन यह जल्द बदलने वाला था। 1992 बैच के आईपीएस जसवीर के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर आए। 1993 से लगातार विधायक चुनते आ रहे प्रतापगढ़ के बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। राजा भैया एक बाहुबली विधायक जरूर थे, लेकिन उनके समीकरण सरकार के साथ कुछ ठीक नहीं थे। नतीजतन जिला प्रशासन ने भी उनके खिलाफ कई कड़े कदम उठाए, कई केस टटोले। एक केस हाथ भी आया। मामला था प्रदेश में एक व्यापारी के अपहरण का। ऐसे ही कुछ मामलों को लेकर जसवीर सिंह की अगुवाई में पुलिस ने राजा भैया के घर दबिश दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यह साल ना तो जसवीर के लिए सही साबित हुआ, ना ही प्रदेश की मायावती सरकार के लिए। साल खत्म होते होते जैसे ही मायावती की सरकार गिरी, जसवीर के लिए परेशानियां शुरू हो गईं। महीने महीने में उनके तबादले होने लगे और आरोप लगाकर उनकी प्रमोशन की फाइल तक रोक दी गई। अभी यह सिलसिला चल ही रहा था कि 2002 में उनका नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। वही केस जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। एक इंटरव्यू में जसवीर ने बताया कि साल 2002 में जब उन्हें महाराजगंज का पुलिस कप्तान बनाया गया तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर ही कड़ी कार्रवाई करने का प्रस्ताव दे दिया। योगी आदित्यनाथ तब गोरखपुर से सांसद थे। महाराजगंज में आए 34 साल के जसवीर को अभी बस चंद दिन ही हुए थे कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर लगे आरोपों की पुरानी फाइल खोल दी। मामला था 7 साल पुराना। आरोप था कि योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में धारा 144 लागू होने के बावजूद सभा आयोजित की और कुछ भड़काऊ भाषण भी दिए। ये आरोप थे। खैर, इन्हीं आरोप के तहत साल 2002 में जसवीर सिंह ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ NSA माने रासुका के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा था। अब जैसे ही पुलिस कप्तान ने इस कार्रवाई की शुरुआत की, सियासत में हड़कंप मच गया, केंद्र से लेकर राज्य तक में। बहरहाल हड़कंप तो खूब मचा, लेकिन NSA के इस प्रावधान और इन कार्रवाई को वापस लेने से पीछे हटते रहे जसवीर। जनवरी 2019 में हफ पोस्ट इंडिया से बातचीत में जसवीर ने कहा कि क्रिमिनल मामलों में कोई समझौता नहीं हो सकता। मैं IPS अफसर हूं और इसका मतलब कुछ तो होना चाहिए। खैर, 16 दिनों पहले हुए इस तबादले के बाद वही हुआ जो नियमों को सख्ती से लागू कराने वाले नौकरशाहों के साथ होता है, एक और तबादला। 2003 में जसवीर को फूड सेल में ट्रांसफर कर दिया गया। ये वही साल था जब मीडिया रिपोर्ट्स में उत्तर प्रदेश के बड़े खदान घोटाले का खुलासा हुआ था। करीब 35,000 करोड़ के इस घोटाले को मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कहा गया। मामला राज्य सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली माने PDS, मिड डे मील स्कीम और गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को मिलने वाली मुफ्त राशन वाली योजना से जुड़ा था। आरोप था कि इन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले अनाज को अवैध रूप से बाजार में बेचा जा रहा है और तो और राज्य की सीमा से बाहर निर्यात तक किया जा रहा है। एक कार्यक्रम में जसवीर खुद ही बताते हैं कि लखनऊ से तत्कालीन सांसद और देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के पास जब लोगों ने इस घोटाले को लेकर शिकायतें दी तो उन्होंने कहा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में इस तरह के घोटाले हो रहे हैं, क्या कोई अफसर नहीं है जो इसे ठीक कर सके? मुझे सिर्फ एक इंसान चाहिए जो ईमानदारी से गरीबों के हक को खाने की इस घटना की जांच कर सके। पीएम की बात सुनकर उनके बीच बैठे एक सचिव खड़े हुए और जसवीर सिंह का नाम पेश किया। उन्हें जांच की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। जसवीर जिम्मेदारी लेकर पहुंच गए लखीमपुर खीरी और करीब 2 महीने तक वहीं कैंप किया और पूरा मामला समझा। एक एक घर में जाकर अनाज को ट्रेस किया, पता किया कि सरकारी गोदामों से निकला अनाज गरीबों के घर तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। जसवीर दावा करते हैं कि जांच किया तो पता चला कि जो ट्रक के ट्रक अनाज जरूरतमंद गरीबों के घर आने चाहिए, वो प्रदेश क्या देश की ही सीमा से पार कर बांग्लादेश पहुंचा दिया जा रहा है। जांच हुई तो बड़े नेताओं के नाम भी सामने आए। जसवीर के मुताबिक उन बड़े नेता और मंत्रियों ने अपनी छवि बचाने के लिए एक बार फिर से जसवीर का तबादला करा दिया।
जसवीर कहते हैं कि यह मामला बड़ा हुआ और सीबीआई तक पहुंचा, लेकिन जांच में कुछ बड़े सबूत हासिल नहीं हुए। लेकिन ये बात सीबीआई के अफसर भी मानते हैं कि लखीमपुर से जो जांच जसवीर ने तैयार की थी, उसमें जो सबूत मिले उतने सबूत तो सीबीआई को कहीं और से मिले भी नहीं। बहरहाल, इसी खदान घोटाले की पड़ताल करते करते जसवीर एक बार फिर से रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया से टकरा जाते हैं। दरअसल मुलायम सरकार में रघुराज प्रताप खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री थे। ये मामला भी खाद्य और रसद का ही था, तो जांच का दायरा उन तक तो जाता ही। हुआ भी ऐसा ही, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्हें एक और बार झेलना पड़ा तबादला। तबादलों से परेशान जसवीर ने साल 2007 में मुख्यमंत्री रही मायावती के सामने एक अजीब सी शर्त भी रख दी थी। हुआ कुछ यूं था कि प्रदेश में गठबंधन टूटने के बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई। मई 2007 में मायावती चौथी बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इस बार बिना किसी पार्टी के गठबंधन के पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो मायावती काफी पावर में थी और बड़े निर्णय लेने के लिए सक्षम भी थी। ये वही सरकार थी जिसमें मायावती सबसे ज्यादा ताकतवर मानी गई और उन्होंने पहली बार बतौर मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया था। जनवरी 2019 में हफपोस्ट इंडिया से हुई बातचीत में जसवीर सिंह बताते हैं कि जब 2007 में मायावती की सरकार आई तो जसवीर को मुजफ्फरनगर भेज दिया गया। उन दिनों वहां गैंग वॉर और गन कल्चर अपने चरम पर था। जसवीर को जिम्मेदारी दी गई इनके खात्मे की, लेकिन इस जिम्मेदारी को उठाने से पहले ही जसवीर ने मायावती के सामने एक शर्त रख दी। शर्त कि कम से कम 3 साल तक उनका तबादला नहीं होना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। मुजफ्फरनगर में तबादले के मात्र 38 दिनों में उन्होंने 40 चोरी के केस सुलझाए और गैंगवार तक रोक दी, लेकिन फिर उन्हें एक और तबादले की मार झेलनी पड़ी। इस बार कारण था बसपा जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार कर उस पर एनएसए लगाना। हफपोस्ट इंडिया से बातचीत में जसवीर सिंह ने बताया कि उस समय बसपा नेता शराब पीकर सड़क पर जाम कर रहा था। मेरे जूनियर डर रहे थे, मैंने खुद उसके बाल पकड़कर गाड़ी में डाला, जेल भेजा और एनएसए लगाया। इस घटना के बाद 25 विधायक मायावती के पास पहुंच गए और कहा कि अगर जसवीर यहां रहे तो बसपा को एक वोट भी नहीं मिलेगा। करीब 1.5 दशक की नौकरी में ही जसवीर तबादलों से पस्त हो चुके थे, लेकिन सिस्टम में फैले करप्शन को उजागर करने का उनका हौसला अभी बचा था। जसवीर को जब भी मौका मिला उन्होंने शासन से लेकर प्रशासन तक में फैले करप्शन पर अपनी आवाज उठाई। खुले मन से उन्होंने कई बार दावा किया कि हर एक केस में सबका रेट तय होता है। मर्डर, चोरी, डकैती, रेप जैसे हर केस के लिए थाने में रेट फिक्स होता है। जसवीर तो यहां तक दावा करते हैं कि थाने बिकते हैं, इसमें सच्चाई है। एसएसपी बिकते हैं, इसमें भी सच्चाई है। डीआईजी बिकते हैं, आईजी बिकते हैं और सबसे ज्यादा सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा बिकते हैं डीजीपी। पुलिस सेवा में रहते हुए जसवीर ने ऐसे कई मामलों को उजागर करने की कोशिश की। राम जेठमलानी जैसे वकीलों की पिटीशनों पर रिसर्च किया और फिर 2008-9 के अल्ले पल्ले उन्होंने अपनी तनख्वाह से एक संगठन बनाया, चंद पुलिस वालों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जुटाया और एक टीम बनाकर शासन और प्रशासन में फैले करप्शन और काले धन के विरोध में कोर्ट में पिटीशंस भी लगाने शुरू कर दिए। अब जब ये पिटीशंस लगाने लगे तो इनके संगठन और इन पर सवाल उठने लगे। सवाल कि एक आईपीएस इस तरह से पिटीशन फाइल क्यों कर रहे हैं, ये नियमों और उनकी डिसिप्लिन का उल्लंघन हो सकता है, ऐसे कई आरोप लगाए। अब ये चर्चा सुर्खियों में तो आई, लेकिन कुछ बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। बहरहाल, योगी आदित्यनाथ और राजा भैया पर कार्यवाही को लेकर चर्चा में आए आईपीएस अब यानी इस दौर तक बड़ी सुर्खियों से बाहर हो चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। फरवरी 2019 में एक बार फिर से जसवीर का नाम खबरों में छापा और छाया भी। इस बार चर्चा का कारण था उनका निलंबन। जनवरी 2019 में जसवीर ने हफपोस्ट इंडिया से बातचीत की। इसी बातचीत में सीएम योगी आदित्यनाथ पर रासुका वाली बात सामने आई थी, लेकिन इसी के 1 महीने बाद खबर आई कि उत्तर प्रदेश सरकार से सीनियर आईपीएस अफसर को सस्पेंड कर दिया गया। इसी इंटरव्यू के बाद यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जानकारी दी गई कि एडीजी रूल्स एंड मैनुअल के पद पर तैनात सीनियर आईपीएस अफसर 14 फरवरी 2019 से निलंबित हैं। 19 फरवरी 2019 को हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश गृह विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव अरविंद कुमार का बयान मिलता है। कुमार जसवीर के निलंबन के 2 कारण बताते हैं। दोनों ही कारण सरकारी कर्मचारियों के आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के दायरे में आते हैं। दोनों कारण क्या हैं उसकी भी बात करेंगे। पहले तत्कालीन प्रमुख सचिव अरविंद कुमार का बयान क्या था उसे जान लीजिए।
कुमार कहते हैं कि एडीजी के खिलाफ 2 कारणों से कार्रवाई की गई है। पहला, एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में विवादित बयान। दूसरा, 4 फरवरी से बिना अनुमति लिए ड्यूटी से अनुपस्थित रहना। अधिकारी छुट्टी पर चले गए थे लेकिन उसके लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली थी। निलंबन का पहला कारण अब थोड़ा डिटेल में समझिए। हफ पोस्ट को दिया गया उनका जो इंटरव्यू था ये खूब सुर्खियों में आया। इसमें जसवीर ने कहा था कि उन्हें अपने करियर में सिर्फ डेड एंड पोस्टिंग्स यानी कि बेकार और महत्वहीन पद दिए गए। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने नेताओं और मंत्रियों को जवाबदेह ठहराने की कोशिश की। इसके अलावा जसवीर ने यह भी कहा था कि नेता चाहते हैं कि अफसर उनके प्रति वफादार रहें। ये पूरी तरह असंवैधानिक है। अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। वही निलंबन का जो दूसरा कारण था उसकी भी चर्चा करते हैं। ये तत्कालीन कारण था। बताया गया कि जसवीर का बिना अप्रूवल के छुट्टी पर जाना उनके इस निलंबन का कारण बना। तत्कालीन प्रमुख सचिव अरविंद कुमार के बयान के मुताबिक जसवीर 4 फरवरी से छुट्टी पर थे और 14 फरवरी को उन्हें निलंबित कर दिया गया। मतलब जसवीर ने बिना बताए केवल 10 दिन की छुट्टी मारी, जिसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया था। जसवीर के निलंबन की खूब चर्चा हुई, खूब खबरें बनी और इसे रोकने की कोशिशें भी की गई, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा। कहा कि योगी सरकार ने बदले की भावना से जसवीर पर यह कार्रवाई की है, लेकिन इसका भी हासिल कुछ नहीं हुआ। नवंबर 2024 में यह भी खबर आई कि जसवीर ने दूसरे राज्य से अपने निलंबन के मामले की जांच कराने के लिए आवेदन दिया है। कोर्ट में आवाज उठाई है। हालांकि इसी के बाद यह भी खबर आई कि निलंबित आईपीएस जसवीर सिंह को कंपल्सरी रिटायरमेंट लेने के लिए फोर्स किया गया है। राज्य सरकार ने उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट के लेने के लिए दबाव बनाए हैं, ऐसी बातें खबरें सामने आई थी। हालांकि उस खबर पर मुहर तो नहीं लगी। बहरहाल आज भी जसवीर सेवा से मुक्त हैं और जब भी मौका मिलता है शासन और प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार की चर्चा जरूर करते हैं। हफ पोस्ट को दिए इंटरव्यू में जसवीर बताते हैं कि 26 साल की नौकरी में उन्होंने कुल मिलाकर सिर्फ 6 साल ही ऐसी नौकरी की, ऐसी पोस्टिंग पर काम किया जहां असली पुलिस का काम था। बाकी के 20 साल वो ऐसे विभागों में भेजे जाते रहे जहां करने को कुछ खास नहीं था। उनके अफसर उन्हें नापसंद करते थे, साथ ही अफसर उनसे दूरी बनाते थे और उन्हें मुसीबत खड़ी करने वाला मान लिया गया था। जसवीर कहते हैं कि सरकारी अफसरों में जो लोग नेताओं के आगे झुकते नहीं, उन्हें दूर दराज के बेकार पदों पर भेज दिया जाता है। उन्हें नाकारा और नालायक बताकर बदनाम तक कर दिया जाता है। जसवीर को लगता है कि उन्होंने अपनी ईमानदारी के लिए नौकरी में बड़ी कीमत चुकाई है। वैसे कीमत तो निजी जिंदगी में भी चुकानी पड़ी है। हफ पोस्ट इंडिया से हुई बातचीत में जसवीर बताते हैं कि वो कभी शादी नहीं कर पाए। एक बार सगाई करने का सोचा था, लेकिन लड़की के परिवार ने उनके सख्त और ईमानदार स्वभाव को देखकर रिश्ता ही तोड़ दिया था। यहाँ तक कि उनके बैचमेट और दोस्त भी उनसे दूरी बनाने लगे थे। इस पर जसवीर कहते हैं कि दोस्ती टूट गई। जिन्हें मैं पसंद करता था वो भी मुझसे बात नहीं करते, वो सिस्टम का हिस्सा बन गए और मुझे अजीब मानते हैं। उनकी माँ, जो उनकी सबसे पहली गुरु थी, उन्होंने एक दफ़ा तो मजाक में कह भी दिया कि सड़क के उस पार का सिपाही 2 करोड़ का घर बना चुका है और तुम 26 साल की नौकरी के बाद भी 2 कमरे नहीं बना पाए। तो ये थी कहानी पूर्व आईपीएस जसवीर सिंह की, जो कभी अपने बड़े एक्शंस तो अपने गाए हुए गानों को लेकर खबरों में रहते हैं, जाने पहचाने जाते हैं। आप इनकी पूरी कहानी पर क्या राय रखते हैं? प्रशासन और शासन के बीच किस समीकरण पर आपकी क्या टिप्पणी है? आप जो कुछ भी इस कहानी और इस पूरी गतिविधि या जो घटना हुई उस पर राय रखते हैं, हमें ज़रूर लिख भेजें और ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। इसे शूट किया हमारे साथी इरशाद और सर्वेश ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबर गाँव।